और बात बड़ी खबर की करते हैं। सीधी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं सहायक पुलिसकर्मियों की मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से बातचीत होने वाली है। पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद सहायक पुलिसकर्मी वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं और साथ ही 12 जिलों के 12 प्रतिनिधि वार्ता के लिए सीएमओ गए हुए हैं, जहां उनकी बात मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से होगी। इससे पहले बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे, लेकिन रांची पुलिस ने सभी को मोरहाबादी मैदान के पास रोक दिया और एसएसपी ने समझा बुझाकर आंदोलित सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान वापस भेज दिया। अपना मांग कर रहे तो लोग दबाया जा रहा है। सरकार क्यों सोई हुई है? क्या हम लोग प्रति कोई दर्द नहीं है? हम लोग कितने कष्ट से गुजर रहे हैं। हड़ताल पे थे, अभी हम लोग का अंतिम वार्ता होने जा रही है। एसएसपी साहब समझाएं हम लोग को, इसीलिए हम लोग सीएमओ के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। 12 जिला का 12 प्रतिनिधि। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। उपेंद्र, सीएम नहीं है और वहां जो प्रधान सचिव है वो बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है मामला सुलझेगा या फिर सीएम के आने का इंतजार होगा? देखिए अनूप, कोशिश जारी है कि जिस तरह से 12 जिलों के 2200 से ज्यादा जो सहायक पुलिस हैं वो आंदोलित हैं, उनका आंदोलन समाप्त हो, अपने अपने जिले में लौट जाएं, इसकी कोशिश की जा रही है। जो प्रारंभिक वार्ता पुलिस के पदाधिकारियों के साथ सहायक पुलिस की हुई है, उसमें कई बिंदु तैयार किए गए हैं जिस पर अगर सरकार की ओर से कोई कदम उठाए जाते हैं तो संभव है कि जो ये हड़ताल है या फिर यह जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। कई तरह की मांगे उसमें है। उसमें यह है कि जब तक पुलिस के रूप में इनकी बहाली नहीं हो जाती है तब तक अनुबंध 1 साल या 2 साल के लिए फिर से बढ़ाया जाए, क्योंकि अगस्त महीने में 20 तारीख को ही इन लोग का अनुबंध समाप्त हो गया है और इन लोग को डर है कि अगर अनुबंध एक्सटेंड नहीं किया तो फिर इन लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को समाप्त किया जाए, इसको लेकर के एक सहमति बनती दिख रही है। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सीएमओ में जो प्रधान सचिव हैं उनके साथ वार्ता चल रही है। वार्ता के बाद ही पता चलेगा कि पूरे मामले में ये हड़ताल समाप्त होती है या फिर आगे भी एक्सटेंड करता है। जी उपेंद्र, मोटा मोटी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से कोई ना कोई आश्वासन तो जरूर मिला होगा सीएमओ को और वहां से ये बातें अब इन तक पहुंचेगी, लेकिन जो फैसला लेना है वो तो मुख्यमंत्री को लेना है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आज वार्ता सुबह से ही शुरू हुई है और जिस तरह से एग्रेसिव थे सहायक पुलिस, अलग अलग टोलियों में निकल चुके थे राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए, उसके बाद से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मिला है और उसके बाद उनके प्रधान सचिव वार्ता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, सिपाही अपनी सीधी बहाली को लेकर, सहायक पुलिसकर्मी अपनी सीधी बहाली को लेकर आज आंदोलन पर थे। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इससे पुलिस ने इन्हें रोका। इसके बाद अब जो है बातचीत चल रही है सीएमओ में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त दुमका में है, तो यहाँ बातचीत से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। धनबाद में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। धनबाद के धनसार के डुमरिया टाड़ में अपराधियों ने मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट कर अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीले रंग की अपाची बाइक पर 3 अपराधी मछली व्यापारी का कार्यालय खोजते हुए पहुंचे। व्यवसायी अपने दफ्तर में हिसाब किताब कर रहा था और इसी बीच हेलमेट और मास्क लगाए तीनों अपराधी उनके दफ्तर में घुसे और बंदूक की नोक पर पैसे और कागजात लूट लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। मछली व्यापारी हैं, उनको उनका ऑफिस में 3 सवारी किए हुए वो अपाची गाड़ी में आया और बोला रिवॉल्वर सटा के जो है कुछ पैसा लेने की बात बताई, लेकिन अभी नहीं बता रहे क्या पैसा है। कुछ रोकड़ जो है हमारा अलमीरा में रखा हुआ था वो लेके भागा। जो अपाची में 3 सवारी में था। हाँ, अपाची था, आपको पीला रंग के जो है अपाची था। तीनों जो है अभियुक्त जो है आपको मास्क पहने हुए था। हाँ, मास्क का हेलमेट पहने हुए। इधर गुमला सदर थाना क्षेत्र के टैसेरा गांव में ग्रामीणों ने पीएलएफआई नक्सली संदीप तिर्की को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल छानबीन कर रही है। नक्सली के मारे जाने के बाद इलाके के व्यवसायियों के साथ ही आम लोगों ने भी राहत महसूस की। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस लगातार उसकी धरपकड़ में जुटी थी। इसी बीच लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। शव कब्जे में लेकर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है।
कोई रोड में चलते हुए तो कुछ रिवाल्वर लिखा के मोबाइल छीन लिया था और उसका साथी जब पकड़ाया तो गांव वाला को रात में गया धमकाने। इसी क्रम में लोग इसको सुबह खुद ढूंढते हुए आए और पाया तो खेत में इसको जुड़ा के इसका हत्या कर दिया। संदीप तिर्की नाम इसका है और ये संदीप तिर्की बसंत गोप का खासम खास आदमी है। जब बसंत गोप ने पकड़ाया तो उसका ये गांव वाले को धमकी देने के लिए, ये बात प्रकाश में कि गांव वाले को धमकी देने के लिए गया था, जिसमें अज्ञात लोगों ने इसको उसी की धमकी देने आया है, इसीलिए इसको लोग ने मारपीट किया। सर ये मतलब पुराना आपराधिक इतिहास, ये यहाँ का पुराना आपराधिक इतिहास है जी। और ये वैसे पता चल रहा था कि एक्टिव पर्सन है, लोगों को थ्रेटनिंग देना, लोग से मारपीट करना ये कर रहे थे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के नवनियुक्त सांसदों ने शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई। इसमें झारखंड से जेएमएम के शिबू सोरेन भी शामिल हैं। शिबू सोरेन को 22 जुलाई को ही राज्यसभा की सदस्यता लेनी थी, लेकिन तब वो शपथ नहीं ले पाए थे। राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में झारखंड से एक बीजेपी के दीपक प्रकाश और एक जेएमएम से शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंचे हैं। जेएमएम अध्यक्ष दूसरी बार राज्यसभा में पहुंचे हैं। इससे पहले वो 1998 में दुमका सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा में वो करीब 30 साल तक 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में लोकसभा के रास्ते संसद पहुंचे। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शिबू सोरेन 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। मैं शिबू सोरेन राज्यसभा का शपथ निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। और देखिए, गुरुजी से राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है गुरुजी ने, तो इस पर सीएम ने भी ट्वीट किया। सीएम ने कहा कि आदरणीय बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। ये एक ऐतिहासिक पल है। सभी झारखंड वासियों को इस पल के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड बढ़ेगा और संवरेगा। आदरणीय बाबा के मार्गदर्शन में झारखंड नई ऊंचाइयों को छुएगा। झारखंड में कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान सेवा की आड़ में मिशनरी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर झारखंड में आदिवासी और पिछड़ों का धर्म परिवर्तन करा। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। संजय सेठ ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया है। वर्तमान समय में झारखंड में कई क्षेत्रों से धर्मांतरण बढ़ने, लोभ लालच देने जैसे मामले सामने आए हैं। चर्चों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। सिमडेगा जैसे छोटे से जिले में 24 से अधिक चर्च हैं, जिनमें 300 अधिक चर्च सिर्फ सिमडेगा शहर में हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस कदर धर्मांतरण का प्रभाव झारखंड में बढ़ रहा है और मिशनरियों द्वारा भोले भाले आदिवासियों को अपने चंगुल में फंसा रहा है। मामले में मुकदमा भी हुआ, कई गिरफ्तारी भी हुई। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी जांच के निर्देश दिए, परंतु नई सरकार के गठन के साथ ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, धर्मांतरण और चर्च का बढ़ता प्रभाव आदिवासियों को कई रूपों में विखंडित कर रहा है। निर्मल हृदय एक मामला सामने आया है। मैं महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें एक बड़ी जांच हो और मामले का खुलासा हो। लोगों को सस्ते और सुलभ आशियाना देने का ख्वाब दिखाने वाले हाउसिंग बोर्ड की कलई खुलती नजर आ रही है। 2011 में हाउसिंग बोर्ड ने जमीन और फ्लैट को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया था। इस दौरान रांची और राज्य के अन्य शहरों में जमीन और फ्लैट को आवंटित तो किए गए, लेकिन सिर्फ कागजों पर। लॉटरी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2019 में हाउसिंग बोर्ड को कार्रवाई का आदेश दिया, जिस पर हाउसिंग बोर्ड ने लॉटरी में शामिल सभी लोगों को नोटिस भेजकर उनकी पक्ष को सुना, लेकिन इस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ। अब इन सब के बीच लॉटरी के जरिए फ्लैट या जमीन पाने की आस में लोग हाउसिंग बोर्ड को पैसा देते रहे, मगर करीब 209 लोगों को अभी तक हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट नहीं दिए। ऐसे में 10 सालों से करोड़ों रुपए देने के बाद भी लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, जबकि इसी लॉटरी में शामिल कुछ बड़े लोग प्रभावी होने के कारण जमीन या फ्लैट लेने में सफल हो गए। इधर अपनी कमियों को छुपाने में जुटा हाउसिंग बोर्ड 2011 के लॉटरी को रद्द करने की खबरों से इनकार कर रहा है। 90,000 का कि हम लोग जो है 2009 से जो है अभी तक मैंने कभी बोर्ड का, कभी
अफसर का चक्कर लगा रहे हैं, तो यही आश्वासन मिलते रहा है अभी तक कि हो रहा है काम, आप लोग का प्रोसेस में है, हो रहा है, अभी तक नहीं। फिर आज न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि रद्द किया जाएगा। तो हम लोग तो घर द्वार माने बेच बाज करके किसी तरह से कर्जा पैसा कर करके इतना पैसा जमा किए, यही सियाने के चक्कर में जो है आज तक रेंट में मारे फिरे चल रहे हैं। क्योंकि जब ये लॉटरी हुई थी 2011 में, उस समय विनय चौबे सर एमडी थे यहाँ के, उन्होंने ही लॉटरी करवाई थी, जो अभी वर्तमान में सचिव हैं नगर विकास मंत्री है। उनके अंदर लॉटरी प्रक्रिया हुई थी, कुछ लोगों ने बस ऐसे ही अपनी नाराजगी जताई थी, जिस वजह से लॉटरी को जांच के लिए भेज दिया गया था। जांच रिपोर्ट में यही आया कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2012 में रिपोर्ट आ गई थी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आवंटी को नोटिस किया जा रहा है, उसमें प्रत्येक आवंटी को की सुनवाई करनी है। उसके बाद हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा उसमें रीजन ऑर्डर्स पास करने हैं। तो अभी वो प्रक्रिया फाइल की जितने भी नोटिस करने की कर ली गई है, और अभी उसमें जल्दी रीजन ऑर्डर भी पास होगी, उसके बाद ही इसमें हम आगे बात कर पाएंगे। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए पक्का आवास मिल सके, इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से आज भी काफी संख्या में आवास अधर में है। इसे लेकर ग्रामीण लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। गुमला में 2015 आवास अधर में पड़े हुए हैं। जिले से उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबस ने अधूरे आवास पर चिंता जताई है।